नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान जुर्म। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जुर्म की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये एक हैरत अंगेज और ख़तरनाक जुर्म था। ये कहानी एक अय्याश मालिक और उसके आदमखोर नौकर की कहानी है, जिसे इतिहास के पन्नों में निठारी हत्याकांड के नाम से दर्ज किया गया है। दोस्तों, निठारी नोएडा सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है जहां की ये घटना है। निठारी में अचानक से 2006 में ये देखा गया कि बच्चे गायब होने लगे थे। जनवरी 2006 से बच्चों का गायब होना शुरू हुआ। उनके माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर के रिपोर्ट लिखवाई, मगर पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे समय बीता और मई का महीना आते आते 10 से 12 बच्चे इसी खुफिया तरह से गायब हो गए। इधर गायब हुए बच्चों के माता पिता रिपोर्ट लिखवा रहे थे, मगर फिर भी पुलिस ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 7 मई 2006 को एक और बच्ची गायब हुई जिसका नाम पायल था और जिसकी उम्र महज 15 साल थी। पायल के पिता नंदलाल ने इसकी रिपोर्ट थाने जाकर लिखवाई, तो पुलिस ने भी सोचा कि बच्चों के गायब होने के मामले पहले भी सामने आए हैं और ये भी उन्हीं में से कोई एक मामला होगा, और पुलिस इस मामले को भी गंभीरता से नहीं लेती। मगर क्योंकि पायल थोड़ी बड़ी थी बाकी बच्चों के मुकाबले, तो पुलिस ने थोड़ा बहुत बिना मन से इन्वेस्टिगेट किया और फिर बाद में उसके पिता को टालते रहे। जब नंदलाल को लगता है कि पुलिस उसकी सहायता नहीं करेगी, तो वो एक वकील करते हैं और कोर्ट में जाकर के सारी बात बताते हैं। कोर्ट के सामने ये बात भी आती है कि इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं और उन मामलों में भी पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। कोर्ट पुलिस को इस मामले की जांच करने के लिए ऑर्डर देती है। इधर नंदलाल और कोर्ट के बीच बातचीत होती है और इस बातचीत में ये पता लगता है कि जब पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी, तब नंदलाल ने खुद से छानबीन की और उन्होंने ये पाया कि पायल आखिरी बार निठारी में सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई और ना ही उसके बाद कहीं और दिखी। ये सारी बातें उसने पुलिस को भी बताई थी, लेकिन पुलिस ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस FIR दर्ज करती है और FIR दर्ज होती है कोठी नंबर D5 के ओनर के खिलाफ, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो उसने इस केस को खारिज करने के लिए अपनी सोर्स लगानी शुरू की, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर था। पुलिस ने मजबूरी में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि जितने भी बच्चे अभी तक गायब हुए हैं, वो सभी बच्चे आखिरी बार निठारी की उसी कोठी नंबर D5 के पास देखे गए थे और उसके बाद फिर कभी नहीं मिले, और विटनेसेस ने भी यही बात बताई थी। D5 कोठी में 2 लोग रहते थे, एक उसका ओनर जो कभी कभी महीने में एक बार 2 महीने में एक बार आ जाता था, और दूसरा उसका नौकर। तहकीकात के बाद पता चला कि D5 का ओनर मनिंदर सिंह यहाँ केवल और केवल अय्याशी के लिए आते थे। D5 के खिलाफ नोएडा पुलिस के क्लू मिलने के बाद 30 दिसंबर 2006 को पुलिस ने कोठी में जाकर के इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद
पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और फिर उसे वापस लौटना पड़ा। मगर वहाँ के लोकल आदमी ने यह ध्यान दिया कि D5 के पीछे वाले बड़े से गंदे नाले में कुछ पॉलीबैग्स पड़े हुए हैं, अलग अलग साइज़ के। और ये बात उसने पुलिस को बताई। पुलिस ने वहाँ तहकीकात की और उन्होंने पाया कि उसमें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स थे और इसी तरह के बॉडी पार्ट्स अलग अलग ढेर सारे पॉलीबैग्स में मिले। और एक एक करके उन सभी पॉलीबैग्स में 17 बच्चों की सर मिले। अब 1 जनवरी 2007 को पुलिस ने शक के बिना पर D5 के ओनर और नौकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और ये बात हर जगह इस तरह फैल गई जैसे जंगल में आग। न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह यही बात चल रही थी। लोगों में इस घटना के बाद आक्रोश, गुस्सा भर गया था। लोग धरना प्रदर्शन करने लगे थे। पुलिस द्वारा मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की गई, मगर दोनों में से कोई भी कुछ भी कबूलने को तैयार नहीं था। इधर लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगे। जैसे कोई कहता था कि ये मामला मानव अंगों की तस्करी का है, क्योंकि जितने भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पॉलीबैग में मिले थे उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि गर्दन से लेकर कमर के बीच का हिस्सा उसमें नहीं था। मगर फिर पूछताछ के बाद पता चला कि ये मामला मानव अंगों की तस्करी का नहीं है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस फिर से D5 कोठी में गई और छानबीन की। उस छानबीन में पुलिस को पायल, जो 15 साल की बच्ची गायब हुई थी, उसका फ़ोन मिला। और ये फ़ोन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था। D5 के ओनर मनिंदर सिंह की कॉल डिटेल्स जब खंगाली गई तो पुलिस ने पाया कि उसके फ़ोन में कॉल गर्ल्स के दलालों के संपर्क थे और उन दलालों के साथ मनिंदर सिंह का लगातार संपर्क था। वो कॉल गर्ल्स मंगवाता था रात भर और अय्याशी करता था अपनी कोठी पर। पुलिस को मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक तरफ बच्चों की लाशें मिल रही हैं और दूसरी तरफ केवल कॉल गर्ल्स के दलालों के नंबर। आखिर मामला क्या है? फिर 8 फरवरी 2007 को ये केस CBI को दिया गया और दोनों आरोपियों को अब 14 दिन के लिए CBI की कस्टडी में रखा गया। काफ़ी पूछताछ के बाद मनिंदर सिंह ने बताया कि वो केवल कॉल गर्ल्स के साथ रात बिताने के लिए ही कोठी में आता था और उसका बच्चों की लाशों से या किसी भी बच्चे से कोई संबंध नहीं है। और उसके बाद में काफ़ी इंक्वायरी और इंटेरोगेशन के बाद भी ये कंक्लूजन निकला कि मनिंदर सिंह का बच्चों की लाशों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब पूरा का पूरा शक नौकर कोहली के ऊपर गया और अब उसे पूछताछ के लिए लेकर के गए। उससे पूछताछ करनी शुरू की और काफ़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार CBI और पुलिस ने नौकर सुरेंद्र कोहली से सच उगलवा ही लिया। जब उसने सब कुछ सच सच बताया तो यकीन मानिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के पैरों तले ज़मीन निकल गई और सभी लोग सिहर गए। उसने बताया कि उसने पहला मर्डर यहीं की एक लोकल वयस्क लड़की का किया था। जब एक रात उसके मालिक को दलाल ने कॉल गर्ल नहीं भेजी तो रात में उसे बेचैनी होने लगी और उसने नौकर को किसी लड़की का इंतज़ाम करने को कहा। नौकर ने ठीक वैसा ही किया और वहाँ की एक लोकल लड़की को वो लेकर आया और उसके मालिक ने उस लड़की के साथ रात बिताई। जब अगले दिन उसका मालिक कोठी से गया तो नौकर ने भी उस लड़की के साथ वही सब करने की इच्छा रखी जो उसके मालिक ने रात में किया था। मगर ऐसा सुनकर वो लड़की सुरेंद्र कोहली की मर्दानगी पर सवाल उठाती है और उसका मजाक उड़ाती है। अपना मजाक उड़ता देखकर सुरेंद्र कोहली आवेश में आ जाता है और उस लड़की की
गला घोंटकर हत्या कर देता है और लड़की के शरीर के साथ छेड़खानी करता है। उसके बाद उसके कुछ अंगों को काटकर कुकर में पकाकर खाता है और इस तरह से उसने अपने एक एक सीरियल किलिंग का जुर्म कबूल किया। इस तरह के भयानक जुर्म के बाद भी वो रुकता नहीं है। इसके बाद भी सुरेंद्र कोली कुछ कुछ दिन में बच्चों को बहला फुसलाकर D5 कोठी में लेकर के आता था और उनकी हत्या करके उनके शरीर के साथ छेड़खानी करता था और फिर उनके कुछ अंगों को काट कर पका करके खा लेता था और बाकी बचा हुआ हिस्सा वो छत पर जाकर के पीछे गंदे नाले में फेंक देता था। तो इस तरह सुरेंद्र कोली ने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उसके जुर्म कबूल करने के बाद उसे डासना जेल में डाल दिया गया और उसके ऊपर 13 फांसी की सज़ा दी गई और उसके मालिक को कुछ दिन की जेल हुई क्योंकि उसका हाथ किसी भी मर्डर में नहीं था, इसलिए उसे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई। कोहली को हिरासत में लिए हुए आज 14 साल हो गए हैं और वो अभी भी जिंदा है। अब इंतज़ार है तो सिर्फ उसकी फांसी का। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और दास्ताने जुर्म के साथ। नमस्कार।